बना लिए हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक करके। पहला प्रश्न, रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है? रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है? उदाहरण के लिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुआ और इसके फलस्वरूप जल का निर्माण हुआ और ये एक रासायनिक समीकरण है कि नहीं है? रासायनिक समीकरण आप समझ रहे हैं ना? रासायनिक अभिक्रियाओं को जब रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत या दोनों के माध्यम से संक्षिप्त तरीके से लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ये एक रासायनिक समीकरण है जो इस बात की जानकारी दे रहा है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण किया है। अब कह रहा है कि इससे क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में पहली जानकारी तो ये प्राप्त हो सकती है कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, इसकी जानकारी मिलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे कॉमन जानकारी है वो ये मिलती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ की जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी ये भी मिल जा रही है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है और जो बना है उसका सूत्र और संकेत क्या है। जैसे हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एक रासायनिक समीकरण से ये जानकारी मिलती है अवश्य कि अभिकारक कौन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया है और उत्पाद कौन है। दूसरी ये जानकारी मिलती है कि अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक संकेत या रासायनिक सूत्र क्या है। लेकिन अब सवाल में आते हैं, ऑप्शन पर आते हैं, कारक की कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है? अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात का पता लग सकता है। बिल्कुल। मोलों को पता कैसे लग सकता है? तो आप देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, अणु एक है लेकिन परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से अभिक्रिया करके जल के एक अणु का निर्माण करता है। लेकिन ये समीकरण देखिए पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि समीकरण बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा और यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा। अब समीकरण बैलेंस हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु अभिक्रिया करके जल के 2 अणु का निर्माण करता है। तो जब आपको परमाणु की संख्या पता चल रहा है तो निश्चित तौर पर किसका पता चलेगा? मोल का, क्योंकि मोल वही भौतिक राशि है जिसका सीधा संबंध परमाणु या अणु या कणों की संख्या से है। परमाणु की कितनी संख्या है इसका पता तभी लगता है जब हमें किसका पता लगता है? मोलों का पता लगता है। तो निश्चित तौर पर अगर समीकरण देखकर आप परमाणुओं की संख्या जान रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप किसकी संख्या जान रहे हैं? क्योंकि मोल परमाणुओं के संख्या से ही, अणुओं के संख्या से ही संबंधित है। ये जानकारी आपको मिल रहा है, यही आपका उत्तर होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, बी नंबर भी चेक कर लेते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था का पता लग रहा है। भौतिक मतलब कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, इसका पता लग रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को देखकर ये बताया नहीं जा सकता है कि पदार्थ की अवस्था क्या है।
अब यहां पर कॉमन पदार्थ आप जानते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, जल द्रव है, ये बात आप जानते हैं, तो यहां आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक दूसरा रासायनिक समीकरण, ये बहुत चर्चित तत्व और पदार्थ यौगिक है, इसीलिए आपको पता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या यहां पर आपको पता चला कैल्शियम ऑक्साइड की अवस्था क्या है? नहीं चल रहा है। तो एक रासायनिक समीकरण देख करके हम ये बता नहीं सकते हैं कि अभिकारक किस अवस्था में है, उत्पाद किस अवस्था में है। अभिक्रिया उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी, इसका भी पता रासायनिक समीकरण को देखकर लगता। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा देनी पड़ी वो क्या है? उष्मा शोषी है। जिसमें उष्मा निकलता है वो क्या होता है? जिस अभिक्रिया में उष्मा बनता है उसे उष्मा, जिस अभिक्रिया के लिए उष्मा देनी पड़ी बाहर से, तो ये भी पता लग रहा है आपको। आपके सामने में समीकरण, क्या देखकर आप बता सकते हैं कौन उष्मा क्षेपी है, कौन उष्मा शोषी है? नहीं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग मतलब कितने जल्दी अभिक्रिया संपन्न हो गया। क्या यह समीकरण देखकर आप बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया को होने में 2 मिनट लगा, 4 मिनट? अगर यह पता नहीं है तो आप उसका वेग भी, वेग पता होने के लिए यह पता होना जरूरी है कि समीकरण कितने, अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हुआ। जब समय का ही पता नहीं है कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हुआ, तो अभिक्रिया के वेग को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो रासायनिक के समीकरणों को देखकर यह बताना संभव नहीं है कि अभिक्रिया का वेग क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को देखकर यह भी बताना संभव नहीं है कि उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है। रासायनिक समीकरण को देखकर यह भी नहीं बताया जा सकता कि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी है। रासायनिक अभिक्रिया को देखकर यह भी बताया नहीं जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ये अभिक्रिया देख रहे हैं ना, ये विस्फोट के साथ संपन्न होती है। हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव है कि जब यह अभिक्रिया होती है विस्फोट हो जाता है, लेकिन आपको लग रहा है कि विस्फोट हो रहा है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में विस्फोट हुआ है तो वो भी समीकरण देखकर आप बता नहीं सकते। लेकिन रासायनिक समीकरण को देखकर आप ये बता सकते हैं कि अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। अभिकारक उत्पाद का रासायनिक सूत्र और संकेत क्या है, अभिकारक उत्पाद के मोलों की संख्या क्या है। बात समझ गए ना? अब देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के मोलों के अनुपात को हम बता सकते हैं। कैसे? तो निकाल कर। लेकिन एक शानदार ट्रिक है जो कभी गलती हो ही नहीं सकता है, और उस शानदार ट्रिक के आधार पर आप आसानी से मोलों की बात बता सकते हैं। आपके सामने 2 समीकरण है। सबसे पहले मोलों की संख्या बताने के लिए समीकरण को बैलेंस कर लेना जरूरी है। अनबैलेंस में ये ट्रिक फॉलो। क्या ये दोनों समीकरण बैलेंस आपके सामने? ऊपर वाला तो है, नीचे वाला नहीं है। कैल्शियम 1 1 उधर, ऑक्सीजन 2 2 उधर, बैलेंस। बैलेंस बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं कि बैलेंस करना ही पड़े, ठीक है। बहुत समीकरण बैलेंस रहता है रिएक्शन के स्वरूप से। क्लियर है? अब देखिए, जिस पदार्थ के आगे में जो संख्या है वही उसका मोल है। जिस पदार्थ के आगे जो संख्या है वही उसका। जैसे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन कितना मोल है, ऑक्सीजन कितना मोल है? 1। कोई संख्या नहीं है तो 1। जल के आगे क्या है तो जल कितना है? यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन अभिक्रिया करके 2 मोल जल का निर्माण करते। बात समझ गए? फिर वही समीकरण में 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल जल आपस में मिल करके 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते। उसे निकालना पड़ेगा, मोल निकालने का पूरा प्रोसेस है, लेकिन जो बताए वो कभी गलती नहीं होगा। जैसे ये समीकरण दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि उपयुक्त समीकरणों में जल का कितना मोल भाग लिया है? 1 मोल। उपयुक्त इस समीकरण के बारे में पूछते कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना मोल है?
बात समझ गए ना? मूलक संख्या कैसे पता लगाते समझ गए ना? लेकिन उससे पहले समीकरण बैलेंस होना जरूरी। अब हमारे एक दोस्त करे साइंस हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को आया कि ना आया? बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हम रात में सोचेंगे कि जो साइंस बिल्कुल भी नहीं जानता है तो वो भी कैसे साइंस पढ़ सके। हालांकि अभी हमारे पास ये ट्रिक नहीं है कि कोई साइंस बिल्कुल भी नहीं जाने, उसको हम कैसे बता सके, समझा सके, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वास्तविक विलयन के संदर्भ में सही नहीं है? आप जानते हैं दोस्तों कि जो मिश्रण है, मिश्रण के बारे में जानते हैं ना? मिश्रण के बारे में जानते ही होंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिला दीजिए क्या बनेगा? मिश्रण। वैसे रासायनिक रूप से पदार्थ तीन प्रकार के होते, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ठीक है, जैसे पीतल कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण है, क्योंकि पीतल में कॉपर भी है, जिंक भी है, लेकिन वो आपस में अच्छी तरह से घुले मिले हैं ना। जब मिश्रण के सारे अवयव आपस में अच्छी तरह से घुले मिले हो तब ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? उसके बाद चीनी मिला हुआ शरबत, चीनी मिला हुआ शरबत, चीनी मिला हुआ चीनी वाला शरबत भी कैसा मिश्रण? समांग मिश्रण। ध्यान रखिएगा, मिश्रण ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे हवा, हवा भी क्या है? मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? बात समझ रहे ना? और जब मिश्रण के अवयव अच्छी तरह से घुले मिले नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? विषमांग मिश्रण। जैसे खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी, नदी का गंदा जल, नदी का गंदा जल। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब जो समांग मिश्रण होते हैं उसे विलयन भी कहा जाता है। समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन भी कहा जाता है। समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन भी कहा जाता है। जबकि विषमांग मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है। विषमांग मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है, एक कोलाइड और दूसरा निलंबन। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रण को दो भाग में भी बांट सकते हैं और तीन भाग में भी। तो विलयन या वास्तविक विलयन क्या है? तो वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांग मिश्रण है, जबकि विषमांग मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कोलाइड और निलंबन। और प्रश्न आपसे किसके बारे में पूछा है? तो विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण है? जो समांग मिश्रण होगा वही वास्तविक विलयन होगा। जो समांग मिश्रण नहीं है वो कतई वास्तविक विलयन नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि आप ये समझ चुके हैं कि वास्तविक विलयन एक समांग मिश्रण है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन वास्तविक विलयन के संदर्भ में सही नहीं है? ये एक समांग मिश्रण है, ये तो बिल्कुल सही है। इससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए, हवा भी क्या है? समांग मिश्रण है, अर्थात हवा भी क्या है? और हवा से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है। गुजर सकता है कि नहीं? इसका मतलब ये कथन गलत है, गलत है। कई ऐसे वास्तविक विलयन है जिससे प्रकाश की किरणें गुजर सकती है। ऐसा नहीं है कि वास्तविक विलयन से प्रकाश नहीं गुजरेगा। हाँ, ये अलग बात है, पीतल वास्तविक विलयन है लेकिन इससे होकर प्रकाश
तो कुछ वास्तविक ठोस विलयन है जिनसे प्रकाश नहीं गुजर सकता, लेकिन जितने भी द्रव और गैस नामक वास्तविक विलयन है सबसे होकर प्रकाश प्रवेश कर सकता है, प्रकाश प्रवेश कर कर उससे बाहर निकल सकता है। ये कथन सही लग रहा है आपको? ये कथन क्या है? गलत है। और वास्तविक विलयन से जब प्रकाश गुजरती है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड दोस्तों, याद है सबको? टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव जो किस सिद्धांत को दर्शाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना पर आधारित है। क्या? सॉरी, टिंडल प्रभाव कोलाइड दिखाता है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। टिंडल प्रभाव कोलाइड का लक्षण है, गड़बड़ा गए। कोलाइड का लक्षण है वास्तविक विलयन से प्रकाश गुजर सकता है, परंतु उसका प्रकीर्णन होगा किसमें? थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें विलयन से नहीं बल्कि कोलाइड से गुजरता है तो उसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन, जिसे क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते, कौन दर्शाते हैं? कोलाइड दर्शाते हैं। वास्तविक विलयन से सीधे प्रकाश निकलता है, कोई उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। क्लियर बात, समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सी और डी तो सही होगा। हवा वास्तविक विलयन का उदाहरण है, सही है। इनके कणों का आकार 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से भी कम होता है, बिल्कुल सही है, कम होता है। गलत कौन है दोस्तों? कि इससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल जो भी वास्तविक विलयन द्रव है, गैस है, उससे होकर प्रकाश प्रवेश कर सकती है। क्लियर? तेल और पानी कैसा मिश्रण होगा? विषमंग मिश्रण होगा। वेरी गुड। क्या ये दूसरा क्लियर है? टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? कोलाइड। क्या वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ओह माय गॉड, निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? आप जानते हैं शैवाल जो है वो पौधा है किस समूह का? थैलोफाइटा का पौधा है शैवाल, पौधा है शैवाल। क्या है? और किस वर्ग का पौधा है? और थैलोफाइटा वर्ग के पौधे के विशेष विशेषता ये है कि उसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। तो शैवाल पौधा है और पृथ्वी के इस विशाल जलाशय में, हालांकि आप जान गए कि पौधा थैलोफाइटा, शैवाल थैलोफाइटा, इसमें जड़, तना, पत्तियां कुछ भी, और निश्चित तौर पर अगर जिन पौधों में जड़ नहीं होगा वो स्थल पर तो नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा? जले में रहेगा या दलदल में रहेगा? क्योंकि एक पौधा स्थल पर है, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें जड़ होनी चाहिए। तो शैवाल में जड़ नहीं होता है, किसी भी थैलोफाइटा में जड़ नहीं होता, ये जलीय पौधा है। तो पृथ्वी के संपूर्ण जलाशय में जो शैवाल है वो 3 रंग के होते हैं, हरा, भूरा और हरा शैवाल को क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही है। भूरा शैवाल को क्या कहते हैं? थियोपाइसी। लाल शैवाल को, और तीनों का तीनों विकल्प क्या है? सही है। क्लियर? अब जानते हैं दोस्तों, आपसे पूछेगा हरा शैवाल का रंग हरा क्यों होता है, तो उत्तर देना आसान है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। हरा शैवाल हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। उसी तरह यह भी प्रश्न आ सकता है कि भूरा शैवाल भूरा क्यों होता है? तो भूरा शैवाल भूरा होता है फ्यूकोजेंथिन के कारण। किसके कारण? फ्यूकोजेंथिन
जैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन नामक पिगमेंट नामक वर्णक के कारण भूरा शैवाल का रंग भूरा होता है। लाल शैवाल का रंग लाल होता है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण लाल शैवाल का रंग लाल होता है। तो हरा शैवाल का रंग हरा, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण भूरा शैवाल का रंग भूरा, फ्यूकोजैंथिन के कारण लाल शैवाल का रंग लाल, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन के कारण फाइकोइरिथ्रिन और फाइको। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि भूरा और लाल शैवाल में क्लोरोफिल नहीं होते हैं। भूरा और लाल शैवाल में भी क्लोरोफिल होते हैं, तबे वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अंतर यह है कि भूरा शैवाल में क्लोरोफिल से ज्यादा क्या होते हैं, फ्यूकोजैंथिन होते हैं, इसीलिए फ्यूकोजैंथिन के प्रभाव के कारण ये भूरे रंग के होते हैं। लाल शैवाल में भी क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल से ज्यादा, बहुत ज्यादा कौन से पिगमेंट रहते हैं? बात समझ गए ना? तो हरा शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। भूरा शैवाल का रंग भूरा क्यों होता है? फ्यूकोजैंथिन के कारण। लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है? फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन के कारण। उस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का सीधा मतलब पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाया ग्लूकोज, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। बात समझ रहे हैं ना? तो एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है उत्पादक। और उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीन हिस्सों से मिलकर बना हो। उत्पादक, उपभोक्ता और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादक, क्योंकि उत्पादक के बिना उपभोक्ता और अपघटक का कोई अस्तित्व नहीं है। एक पारिस्थितिक तंत्र तीन भागों से मिलकर बना होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तीनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे, उत्पादक। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने उत्पादक होते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना ग्लूकोज तैयार करेगा, वही उस पारिस्थितिक तंत्र की क्या कहलाएगी? उत्पादक। तो उत्पादकता उसी पारिस्थितिक तंत्र की ज्यादा से ज्यादा होगी जहां पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा होंगे। उत्पादकता उस पारिस्थितिक तंत्र की कम होगी जहां पेड़ पौधे कम है। उदाहरण के लिए आपसे पूछ दे कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता ज्यादा होगी या मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का? किसका होगा? घास स्थल का होगा। निश्चित तौर पर मरुस्थल से ज्यादा पेड़ पौधे घास स्थल में होंगे। तो बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो इसका उत्तर क्या होगा? ए नंबर। ओ ये तो यहां सीधा पूछा, उत्पादकता ज्यादा होती है जहां, ये सीधे सीधे हम तो बेकार इतना बोल दिए। मतलब हम सोच रहे थे प्रश्न कुछ और है, यहां तो बिल्कुल नहीं है। तो उत्पादकता ज्यादा वहीं की होगी जहां उत्पादक, उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे, उपभोक्ता का मतलब जंतु,
अपघटक का मतलब सूक्ष्म जी, अपघटक का मतलब उपभोक्ता का मतलब, उत्पादक का मतलब पेड़ पौधा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब तक साइंस इसी बात पर सहमत हुआ है कि प्रकाश कणों के समान भी, छोटे छोटे पार्टिकल के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान भी। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन घटना की व्याख्या तब तक नहीं हो सकती है जब तक प्रकाश को छोटे छोटे कण न मान ले। अब प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत की व्याख्या तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम प्रकाश को तरंग न मान ले। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन की घटना को अंजाम देकर अपने कण प्रकृति की पुष्टि करती है, तो वहीं प्रकाश व्यतिकरण के घटना को अंजाम देकर अपने तरंग होने का प्रमाण पेश करता है। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हो गए हैं कि प्रकाश तरंग के समान भी व्यवहार करता और कण के समान भी व्यवहार करता। पहला कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करता तो कण के समान नहीं, गमन करते समय वो तरंग के समान व्यवहार करता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन कर रहा हो तब वो तरंग के समान व्यवहार करता है, तब वो तरंग के समान। किसी माध्यम में जब प्रकाश गतिशील होते हैं तो वे तरंग के समान व्यवहार करते हैं, तरंग के समान। प्रकाश जब किसी पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया करते हैं, पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया का मतलब पदार्थ से टकराना, पदार्थ के द्वारा अवशोषित हो जाना, यही क्रिया अन्योन क्रिया कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो प्रकाश जब किसी पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया करता है तो वो तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करता नहीं, अन्योन क्रिया करते समय वे कण के समान व्यवहार करता है और गति करते समय वे तरंग के समान व्यवहार करता है। यानी दूसरा और तीसरा कथन गलत है, सही है केवल एक, सही है केवल एक। क्लियर? मानव का कौन भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि को सुनकर अंतर कर लेता है? सही बात है, बिल्कुल ये बात तो सही है। हमारा कौन हर व्यक्ति के ध्वनि को अलग अलग तरीके से सुनता है। आवाज को सुनकर हम पता लगा सकते व्यक्ति कौन है। तो सवाल वही पूछ रहा है कि अंतर कर लेता, क्यों, कैसे कर लेता है? तो अंतर करने का तीन आधार है, तारत्व, प्रबलता और गुणता। तारत्व, प्रबलता और तारत्व के आधार पर भिन्न भिन्न ध्वनि की पहचान भिन्न भिन्न तरीके से होती है। प्रबलता के आधार पर भी भिन्न भिन्न ध्वनि की पहचान भिन्न भिन्न तरीके से होती है। गुणता के आधार पर भी ध्वनि की पहचान भिन्न भिन्न ध्वनि की पहचान भिन्न भिन्न तरीके से होती है। लेकिन हर ध्वनि का हर ये गुण ध्वनि के अलग अलग व्याख्या करता है दोस्तों। तारत्व से हमें यह पता चलता है कि आवाज पतली है या मोटी। प्रबलता से यह पता चलता है कि आवाज यानी तेज यह है या धीमी। और गुणता के आधार पर समान तारत्व की ध्वनि में अंतर हमारा कान या मस्तिष्क समान तारत्व के ध्वनि में अंतर करता, किस आधार पर? गुणता के आधार पर। मान लीजिए हारमोनियम से ध्वनि निकल रही है और वायलिन से ध्वनि निकल रही है, और दोनों का तारत्व क्या है? समान। दोनों का तारत्व क्या है? वायलिन की ध्वनि भी उतनी ही पतली है जितना हारमोनियम की ध्वनि। तो दोनों का तारत्व क्या हो गया?
फिर भी हमारा कौन अलग अलग दोनों ध्वनि को सुनता है कि नहीं सुनता है? कौन समझ जाता कि हारमोनियम का है और ये वायलिन का है? तो समान तारत्व वाली अलग अलग ध्वनि के बीच जो अंतर कर पाते हैं हम, वो ध्वनि के किस गुण के आधार पर? गुणता के आधार पर। तो ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि पतली या मोटी सुनाई दे, तारत। ध्वनि का वह गुण जो जिसके कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई दे, प्रबलता। ध्वनि के किस गुण के कारण हम समान तारत्व वाली दो ध्वनियों के बीच अंतर कर पाते हैं? और हमारा कौन इन तीनों के आधार पर अलग अलग व्यक्ति के ध्वनि को अलग अलग तरह से सुनता है? क्लियर? नेक्स्ट। वाटलेट ने सर्वप्रथम किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक बनाने में सफलता प्राप्त की? और जेनॉन की अभिक्रिया वो किसके साथ कराए? फ्लोरीन के साथ कराए और जेनन फ्लोराइड का निर्माण किया। दोस्तों, हम जानते हैं कि इनर्ट गैस की संख्या कितनी है? 6 है। इनर्ट गैस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। इसकी संख्या कितनी है? 6 है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। और इन सब गैसों को अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है कि ये सब गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन 1965 ईस्वी में वाटलेट ने अक्रिय गैस को अक्रिय रहने का खिताब छीन लिया। वाटलेट ने जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ कराने में सफलता प्राप्त की और उसे जेनन फ्लोराइड नामक नए यौगिकों का निर्माण किया जो असंभव था। इसके साथ ही वाटलेट ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि इनर्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और उस दिन से इनर्ट गैस को इनर्ट कहा जाना बंद हो गया और शुरुआत हुई क्या कहने का? नोबेल गैस। वाटलेट के प्रयोगों के बाद इनर्ट गैस कहना अब उचित नहीं होगा, इसीलिए इसके जगह पर केमिस्ट्री में कौन शब्द आते हैं? नोबेल गैस आते हैं। अब इनर्ट गैस को इनर्ट कहना तर्क संगत नहीं है, इसे क्या कहना उचित होगा? लेकिन फिर भी अभी तमाम राइटर नोबेल के जगह इनर्ट, इनर्ट के जगह नोबेल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उचित क्या है आप समझ रहे हैं ना? समझ गए ना? बस यही समझना है। लेकिन अभी केमिस्ट्री के जो जाने माने विद्वान हैं, उन्होंने अपने किताब में ये संशोधन नहीं किया है, क्योंकि अभी आईपेक के तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है केमिस्ट्री के लेखकों को कि आप निश्चित ही नोबेल गैस का इस्तेमाल कीजिए। इसलिए अभी भी किताब में आपको इनर्ट गैस देखने को मिलता है। दोस्तों, केमिस्ट्री में बदलाव तब माना जाएगा जब निर्देश किसके तरफ से आएंगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नीति निर्धारक के जो शीर्ष संस्था है वो यही है, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट। कोशिका अंगक राइबोसोम। अब जानते हैं कोशिका के भीतर ढेर सारे अंगक होते हैं। कोशिका के भीतर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, तमाम कोशिका अंगक होते हैं। और उन तमाम कोशिका अंगकों में राइबोसोम के बारे में दो बात तो जान लेनी चाहिए कि कोशिका के भीतर जो सबसे छोटा कोशिका अंगक है वो राइबोसोम है। कोशिका के भीतर सबसे छोटा कोशिका अंगक कौन है? राइबोसोम। और कोशिका के भीतर जितने भी कोशिका अंगक होते हैं, उस कोशिका अंगक की एक खासियत ये होती है कि हर कोशिका अंगक पर एक पतली या दो पतली झिल्ली चढ़ी होती है। लेकिन एकमात्र कोशिका अंगक राइबोसोम है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। तो राइबोसोम सबसे छोटा एवं झिल्ली विहीन कोशिका अंगक है। कोशिका के भीतर का अंगक राइबोसोम सबसे छोटी और झिल्ली विहीन कोशिका अंगक है।
उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सही है, सही नहीं है। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते, 70-80। बिल्कुल, 80H का मतलब बड़ा और 70H का मतलब, और H का मतलब होता है सेडरबर्ग यूनिट। सेडरबर्ग यूनिट यानी राइबोसोम का आकार मापने वाला यूनिट। 80H का मतलब है राइबोसोम बड़ा है, 70H का मतलब है राइबोसोम है। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70-80। सही है। 70H राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं, इसके दो सब यूनिट है, 30H 50H। बिल्कुल सही है। 70H राइबोसोम यानी छोटा वाला राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। केंद्रक विहीन कोशिका को क्या कहते हैं? जो केवल मोनरा किंगडम के जीवों में पाया जाता है और किसी में पाया। और 70H राइबोसोम के दो सब यूनिट है, 30H और, इसका मतलब है 30H और 50H मिलकर तैयार करते किसको? अब जोड़िएगा तो यह 80 होता है, तो जोड़िएगा नहीं क्योंकि ये बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं। 80H राइबोसोम यूकैरियोटिक के होते हैं यानी विकसित कोशिका के होते हैं, तथा इसके भी दो सब यूनिट 40-100। ये भी सही है। इसका मतलब गलत कौन है? राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के नहीं बल्कि प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं और दोनों की मात्रा लगभग 50-50% यानी आधा आधा होता है। गलत है डी। गिलहरी एवं सांप द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? चिरेप्टोफिली कहते हैं। घोंघा के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? मेलेकोपिलस कहते हैं। पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? ठीक है। और क्या बोले? हाँ, चमगादड़ों का यही होता है, इसीलिए क्वेश्चन अलग है जी। ठीक है, यहां पर चमगादड़ देता तो सब सही ये बनाता। लिख लीजिए चमगादड़। क्या बोले? अरे सबका चिरेप्टोफिली होगा। चमगादड़, गिलहरी एवं सांप, सांप मतलब स्नेक के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? चिरेप्टोफिली। घोंघा, घोंघा का वैज्ञानिक नाम है पायला। घोंघा के द्वारा होने वाले परागण को मेलेकोपिलस कहते हैं। पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को ऑरिंथोपिलस कहते हैं। जल के द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोपिलस कहते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन एकदम एकदम सच इसी टेस्ट में चला होगा, नहीं तो एकदम नया क्वेश्चन समझिए, लॉन्चे हुआ है। क्या बोले? गिलहरी पक्षी कब से हो गया जी? गजब है, गिलहरी पक्षी हो जाएगा। गिलहरी स्तनधारी है। आइए दोस्तों, ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना कहलाता है। सही है, बिल्कुल दोस्तों, गलना कहलाता है अंग्रेजी में मेल्ट। बिल्कुल सही है ना? ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना कहलाता है। तो अभी आपसे भी कोई अगर बोल दिया कि XYZ पदार्थ गल गया, तब सीधा समझिएगा ठोस ही होगा। ऐसा है, मान लीजिए आपको कोई बोल दिया दोस्त दूध गल गया, सही होगा? गलेगा वही जो ठोस होगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप भाषाई पकड़ जानते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री के बातों को नहीं जानते हैं, भाषाई पकड़ भी है, तो भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं ना। आम बोलचाल की भाषा में अगर कोई कहा कि दोस्त गल गया,
तो गला हुआ चीज निश्चित तौर पर पहले से क्या था? ठोस था। पानी गलेगा जी? दूध गलेगा? नहीं, वो जमेगा। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। हाँ, बिल्कुल बॉयल कहलाता है। गैस का द्रव में ये जमना नहीं कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। अंग्रेजी में कंडेंसेशन। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। द्रव का ठोस में जमना कहलाता। बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? सी। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। अब देखिए, ये क्वेश्चन अवस्था परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं दोस्तों, अगर ठोस को गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर गैस को ठंडा करेंगे तो, द्रव को ठंडा करेंगे तो गैस। ऊपर में गर्म हो रहा है और नीचे से ठंडा हो रहा है। गर्म और ठंडा का मतलब समझ रहे हैं ना? गर्म करने का मतलब उष्मा देना। उष्मा मतलब किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो उस वस्तु को उष्मा दे रहे हैं। और ठंडा करने का मतलब उष्मा, किसी वस्तु को ठंडा करें मतलब वस्तु से उष्मा निकाल रहे। क्लियर? गर्म करने का तात्पर्य उष्मा प्रदान करना है, ठंडा करने का तात्पर्य उष्मा को निकालना है। दूसरी बात समझिए, किसी वस्तु को गर्म करने की अपेक्षा ठंडा करना जटिल और खर्चीला होता है। गर्म करने की तुलना में ठंडा करना जटिल भी होता है और खर्चीला भी होता है। यानी गर्मा सकते हैं आसानी से और ठंडा करना बहुत जटिल हो जाता है। इसीलिए गर्म करने का कोई सीमा नहीं है और ठंडा करने का सीमा है। अब किसी वस्तु को -273 से नीचे ठंडा, -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा, लेकिन गर्म करने की कोई सीमा नहीं। गर्मा करके आप सूर्य बना दीजिए, 2 लाख डिग्री टेम्परेचर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ गए ना? गर्म ठंडा का मतलब क्या समझ गए? ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस में द्रव में परिवर्तन गलना कहलाता है। क्या कहलाता है? गलना। द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथन। गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन। और द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। चारों शब्द क्लियर? क्लियर? और एक बात कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्वथन और वाष्पन में। तो क्वथन के दौरान क्या बनता है? भाप। यानी क्या? वाष्पन के दौरान क्या बनता है? वाष्प। यानी क्या? वेपर। ठीक है ना? क्वथन उस स्थिति को कहेंगे जब अंतिम रूप से क्या मिलेगा? भाप। अब वाष्पन का मतलब होता है क्या बनना? जल का वाष्पीकरण हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका क्वथन भी हो रहा है, क्योंकि जल का क्वथन होने का मतलब जल क्या बन रहा है, और जल का वाष्पीकरण होने का मतलब जल वाष्प बन रहा है। और भाप वाष्प में अंतर है। भाप बनेगा तो आंखों से दिखेगा, वाष्प बनेगा तो आंखों से नहीं दिखेगा। जैसे कपड़ा सूखते हैं तो कपड़ा का पानी किस रूप में निकलते हैं? वाष्प के रूप में। यानी कपड़ा किस प्रोसेस के द्वारा सूखता है? वाष्पीकरण से। तो वाष्पीकरण और क्वथन अलग अलग राशि है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों एक नहीं है। जल का क्वथन तब होगा जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे,
और जल का वाष्पीकरण जम्मू कश्मीरों में होता है -100 टेम्परेचर पर। बात समझ रहे हैं ना। तो वाष्पन और क्वथन में कभी कभी डिफरेंस समझ में आता है। आशा करते हैं कि ये डिफरेंस को आप पकड़ लिए होंगे, पकड़ लिए हैं जी। और कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो भाप है वही वाष्प है और जो वाष्प है वही, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। बात समझ गए ना। आए भाप पड़ेगा ना शरीर पर लहरा देगा, अब वाष्प पड़ेगा ना शरीर पर ठंडा देगा। बात समझे कि नहीं समझे, इतना अंतर है दोनों पर। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां दोस्तों? साइन थीटा का बीमा ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या होगा उस संख्या का बीमा नहीं होता है। संख्या का बीमा नहीं होता है। और आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान कोई ना कोई संख्या न निकलेगा। साइन थीटा का मान कोई ना कोई संख्या निकलेगा दोस्तों। तो साइन थीटा का कोई बीमा नहीं होता है, कोई भी संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। विरामावस्था, विरामावस्था है तो प्रारंभिक वेग, विरामावस्था में 25 केजी का एक पिंड द्रव्यमान कितना दोस्तों? 25 केजी का एक पिंड पर 200 न्यूटन का बल, बल कितना लगा? 200 न्यूटन का बल लगा। कितना समय तक लगा? 10 सेकेंड तक लगा। तो पिंड में उत्पन्न वेग यानी अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो यहां पर आपको सवाल कर रहा है कि विरामावस्था में 25 केजी का एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकेंड तक कार्य करता है। पिंड में उत्पन्न वेग का मान क्या है? तो विरामावस्था से कोई भी वस्तु गतिशील होना चाहे तो उसका प्रारंभिक वेग को शून्य माना जाता है। प्रारंभिक वेग को शून्य माना जाता है। द्रव्यमान 25 किलो, बल 200 न्यूटन, समय 10 सेकेंड। अंतिम वेग भी निकाला, v बराबर u प्लस 80। प्रारंभिक वेग u का मान कितना है? a का मान नहीं है, a का मान यहां से निकलेगा। f बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण a बराबर f बटे m। f का मान कितना है? 200। m का मान कितना है? तो ये कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो a का मान 8, t का मान 10, यानी कि अंतिम वेग 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड। हो गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव हृदय में केवल शुद्ध रक्त भरा रहता है? नहीं दोस्तों, मानव का हृदय 4 कक्षीय होते हैं। मानव का हृदय कितने? 4 कक्षीय होते हैं। मानव का हृदय कितने कक्षीय? 4 कक्षीय। यह है राइट और यह है लेफ्ट। ऊपर वाला आलिंद, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीला है। ठीक है? वेंट्रिकल। तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते, 2 आलिंद, 2 नीले। राइट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल, दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां नीले और। अब ध्यान दीजिए कि दाएं भाग में केवल कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और ये जो बायां भाग है, इस भाग में क्या रहता है? शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। तो मानव का हृदय 4 कक्षीय होते हैं और इस 4 कक्षीय हृदय के
दाएं भाग में केवल अशुद्ध रक्त भरे होते हैं और बाएं भाग में केवल शुद्ध रक्त भरे होते हैं। अशुद्ध रक्त से तात्पर्य ऐसे रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत निम्न है, और शुद्ध रक्त का मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यंत निम्न है। तो मानव के 4 कक्षीय हृदय में शुद्ध रक्त भी रहते हैं और अशुद्ध रक्त भी रहते हैं। दाएं तरफ केवल अशुद्ध रक्त, बाएं तरफ केवल शुद्ध रक्त। दाएं तरफ केवल अशुद्ध रक्त, बाएं तरफ शुद्ध रक्त। क्या होगा? तो केवल 3 सही है, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, सही है। या इलेक्ट्रॉन से बने किरणों को ही क्या कहते हैं? कैथोड। जे थॉमसन ने किसका पता लगाया था? और जब कैथोड किरणें का विश्लेषण किया तो उन्होंने किसका पता लगाया? इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। एनोड अथवा कैनाल किरणें, एनोड किरणें को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन की बनी होती है, बिल्कुल सही है। और गोल्डस्टीन ने किसका पता लगाया था? अब बाद में एनोड का विश्लेषण करके किसका पता लगाया गया? यानी ये दोनों कैथोड किरणें और एनोड किरणें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज से जुड़ा हुआ है। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का ही पहचान की थी, और जब कैथोड किरणों का वो विश्लेषण किए तो पता चला कि ये छोटे छोटे कणों से बने हैं, और वो कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह एनोड किरणें या कैनाल किरणें का पता गोल्डस्टीन ने लगाया था, और आगे चलकर गोल्डस्टीन को पता चला कि ये एनोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो छोटे छोटे कण क्या हैं? तो एनोड या कैनाल किरणें प्रोटॉन से बनी होती है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। और ध्यान रखना है कि कैथोड और एनोड किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है। दोनों कथन क्या है? नेक्स्ट, अम्लीय विलयन की शक्ति पीएच मान का समानुपाती होता है। अब जब पीएच मान की बात हो रही है तो आप जानते हैं पीएच स्केल के मध्य में क्या होता है? 7। पीएच स्केल के मध्य में कितना होता है? 7। और सबसे नीचे क्या होता है? तो पीएच स्केल पर 7 से जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? और 7 से जितना अधिक होगा वो क्षारीय। बात समझ गए ना? तो पीएच स्केल पर पीएच मान 7 से नीचे जितना कम होगा उस अम्ल की शक्ति उतनी। तो पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अब पीएच मान जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? यानी कि पीएच मान जितना कम अम्ल उतना ज्यादा शक्तिशाली। तो अम्ल की शक्ति पीएच मान के समानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। पीएच मान घटेगा तब अम्ल की शक्ति, तो पीएच मान और अम्ल के शक्ति के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। समझिए ना, उल्टा भाग रहा है जी। और पीएच मान और क्षार की शक्ति के बीच सीधा समानुपाती है। क्षारीय विलयन की शक्ति पीएच मान के बीच व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं समानुपाती होता है। जितना पीएच मान बढ़ेगा क्षारीय विलयन की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी, जितना पीएच मान घटेगा अम्लीय विलयन की शक्ति उतनी बढ़ेगी। तो लगता है दोनों कथन आपका क्या है? गलत। दोनों कथन आपका क्या है? गलत है। ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वायरस परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही है।
वायरस एक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और नॉन सेलुलर में इतनी क्षमता नहीं है कि वे अकेले जीवन यापन कर सके स्वतंत्रता पूर्वक। वो किसी न किसी शरीर में ही परजीवी के रूप में रह सकता है। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर रहते। बिल्कुल, परपोषी यानी कि होस्ट उसको कहते हैं जिसके शरीर में वायरस रहेगा। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल सही है, डी गलत है। वायरस श्वसन करेगा। श्वसन करने के लिए कोशिका होना चाहिए, और कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। अब वायरस में कोशिके नहीं है तो श्वसन होगा नहीं। अब श्वसन नहीं होगा तो वायरस जिंदा कैसे? वायरस है यूनिक, अनोखा, अनपैरेलल, प्रकृति का अजूबा। और प्रकृति ने उसे सबसे पहले भेजा था पृथ्वी पर। जाओ चेक करो, मानव सबको उतारेंगे ठीक ठाक है कि नहीं वातावरण। इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले अब तक वैज्ञानिक खोजों से यही पता चलता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आए? वायरस ही आए। और इतने समय तक वायरस इतने ज्यादा ट्रेंड हो चुके हैं कि कैसे रहेगा ये विज्ञानियों को अचरज में डाल देता है। इसीलिए छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझिए। आज भी वही रोग जानलेवा होते हैं, वही रोग मेडिकल इंडस्ट्री को ठेका दिखा देते हैं जो वायरस से होते हैं। आप जानते हैं ना, वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले कई बीमारियों का अब तक कोई पता नहीं चला है, इलाज का कोई पता नहीं चला है। जैसे कि एड्स अगर हो जाए तो एकमात्र और सबसे अच्छा विकल्प मर जाना होता है। 18 नंबर, 18 नंबर, एक टावर के ऊपर से, टावर के ऊपर से अरे अब लीजिए, अल्लाह इसे करते जैसे एकदम ज्वाइनिंग लेटर फेंक के गया है कोई। आइए दोस्तों, हंसेंगे दोस्तों, हंसेंगे, समय आएगा तो हंसा भी जाएगा। एक टावर, टावर के ऊपर से दोस्तों, टावर के ऊपर से गिर चुका है नीचे। पत्थर सीधे नीचे गिराया जाता है, सीधे नीचे। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। और सीधे ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरती है, यानी उस पर त्वरण कितना लगता है। और नीचे गिर रही वस्तु पर प्लस कितना समय में गिरा? 4 सेकेंड में गिरा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करे, टावर की ऊंचाई ज्ञात करे। h बराबर ut प्लस हाफ gt प्लस, इसलिए यहां कर दिए क्योंकि g आपका क्या है? प्लस। u का मान 0 तो ut का मान 0, g का मान 10 ना जी। और t का मान कितना है? 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 10 8 80 मीटर। टावर की ऊंचाई 80 मीटर। अब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विकल्प सुमेलित नहीं है? और बी नंबर सुमेलित नहीं है। बी नंबर में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट गुना एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। क्लियर? तो बराबर हो गया 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब ध्यान दीजिए, वोल्ट बराबर होता है जूल बटा
कूलम, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम। तो 1 वोल्ट के जगह 1 जूल और 1 कूलम लिख सकते हैं, गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब कूलम कूलम कट जाएगा जी। तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। नाभिकीय ऊर्जा यानी कि परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को मापने के लिए ऊर्जा के इस इकाई का इस्तेमाल प्रायः किया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होगा। समझे हो? नहीं समझे तो रट लेना है कि इतना जूल होगा। समझे? रट ले है तब कायल हम सोचे कुछ बताए अलग चीज। कंप्यूटर शब्दावली में बग का मतलब होता है, बग का मतलब होता है प्रोग्राम की एक कि वायरस मार दिए, बहुत मार दिया होगा वायरस। टेंशन निजाम भी वायरस मारे थे पहली बार, बाद में कंप्यूटर का किताब निकाल कर पढ़े तब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वायरस गलत है, प्रोग्राम में एक गलती। नेक्स्ट, हाइड्रोनियम आयन का मूल सूत्र क्या होता है? H3O+। और हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेप्ट कौन सा था जानते हैं? अर्हेनियस के नियम से। अर्हेनियस को बहुत पहचानते होंगे आप लोग, इसके बिना एसिड बेस समझ नहीं सकते। अर्हेनियस का कहना था कि अम्ल जब जल में घुलते हैं तब हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जल में घुला देंगे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन का त्याग होगा। तो अर्हेनियस का सिद्धांत था, यहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, घुल रहा है। अम्ल जब जल में घुलते हैं तो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन, या जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है अर्हेनियस के अनुसार वो निश्चित ही क्या है? अम्ल है। तो जब किसी अम्ल को जल में डालते हैं तो अर्हेनियस सिद्धांत का अगर हम माने तो वो हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा। अब जो हाइड्रोजन आयन त्याग हो रहा है वो स्वतंत्र रूप से रहते नहीं है, वो जल के अणु से क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं। जल के अणु से अभिक्रिया करके H3O+ बनाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। तो जब हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है, जब हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है तब बनाता है हाइड्रोनियम आयन। निम्नलिखित में कौन एक पौधों के विभाजोत्की ऊतक, विभाजोत्की ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू, मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाजोत्की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? विभाजोत्की, उठान लो जी इसको, विभाजोत्की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है। अब देखिए विभाजोत्की पौधे का ऊतक है। अब पौधे में 2 ऊतक होते, विभाजोत्की ऊतक, अस्थायी ऊतक। पौधे के ऐसे ऊतक जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है, पौधे के ऐसे ऊतक जिसके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है उसे विभाजोत्की कहते। विभाजन समझ रहे हैं ना? हाँ, पुराना कोशिका से नया कोशिका बनना ही क्या कहलाता है? विभाजन या कोशिका। हाँ, तो कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं कि मैथ जैसे विभाजित हो गया,
बल्कि पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता, कोशिका विभाजन कहलाता है। तो पौधे में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, विभाजोत्की उत्तक और अस्थायी उत्तक। पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता है, अर्थात नए कोशिका को पैदा करने की क्षमता है, उस उत्तक को क्या कहते हैं? उसी के बारे में पूछ रहा है। यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, क्योंकि जो मृत कोशिका होती है वो विभाजित नहीं होती है, केवल जीवित कोशिका में ही विभाजन हो सकता है। सही है। इस उत्तक के कोशिका की राजधानियां बहुत बड़ी बड़ी, गलत। पौधे के विभाजोत्की उत्तक में राजधानियां होती ही नहीं है। राजधानियां केवल पौधे के अस्थायी उत्तक में होता है। राजधानियां केवल पौधे के अस्थायी उत्तक में होता है। विभाजोत्की उत्तक में राजधानियां होती ही। अब ये इस कोशिका केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, जी हाँ बड़े बड़े होते हैं। इस कोशिका में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है। बस विभाजोत्की में राजधानी। क्वांटासोम क्लोरोफिल अणु के समूह को क्या कहा जाता है? हजारों क्लोरोफिल के अणु जब एक साथ समूहीकृत हो जाए तो उसे हम क्वांटासोम कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करता है? अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम है क्या, तब ना हम समझे कि उसकी व्याख्या कैसी हो सकती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये दिए थे लेवाजियर ने। किसने? केमिस्ट्री के पिता लेवाजियर ने ही इस नियम को प्रतिपादित किए थे। द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन कौन किया था? लेवाजियर ने। कौन किया था दोस्तों? लेवाजियर ने। अब द्रव्यमान संरक्षण, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लीजिए इस अभिक्रिया में कार्बन कितना है? 10 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 5 ग्राम। तो निश्चित ही कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 15 ग्राम। यही कहना है किसका? द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान आपस में क्या होगा? बराबर। अगर मान लेते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन हमारा 10 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारा 5 ग्राम है, तो निश्चित ही कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 15 ग्राम। अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, यही बतलाता है कौन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब सवाल है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कैसे होगी और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार से किस बातों से होगी? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक सिद्धांत ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होते हैं न ही नए परमाणुओं का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होते हैं न ही नए परमाणुओं का निर्माण होता है। और हम ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में एक भी परमाणु नष्ट होता ही, तो जब परमाणु ही नष्ट नहीं होता है तो द्रव्यमान में कोई कमी आएगी। द्रव्यमान में कभी तब आती जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु नष्ट हो जाता। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में बढ़ोतरी तब होती जब नए परमाणु का निर्माण होता। लेकिन डाल्टन कह रहे हैं न तो नए परमाणु बनेंगे और न ही पुराने परमाणु नष्ट होंगे। जब कोई नया बनेगा नहीं, जब कोई नष्ट होगा नहीं, तो द्रव्यमान यथावत रहेगा कि नहीं? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यही कथन
कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु न तो नष्ट होते हैं न ही नए परमाणुओं का निर्माण होता है। यही कथन पुष्टि करते हैं लेवाइजियर के द्रव्यमान संरक्षण नियम की। बताइएगा क्या होगा? क्या होगा? बी होगा, बी होगा दोस्तों। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होगा। विस्थापन दूरी तब ही हमेशा बराबर होगा, दूरी विस्थापन का बराबर होगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति पर नहीं। जब मार्ग एकदम क्या हो? सीधा हो। जब गति का मार्ग बिल्कुल एक रैखिक हो, केवल उसी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर होगा। क्या हमेशा बराबर होगा? नहीं, गलत है। तय की गई दूरी से अधिक होगी, विस्थापन दूरी से अधिक हो यह संभव ही नहीं है। तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा नहीं। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो निश्चित ही दूरी से ज्यादा दूरी बड़ा होगा और विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन दूरी से छोटा तब होगा जब मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो। अगर मार्ग सीधा है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि शब्द क्या जोड़ दिया देखे ना। तो अब डी होगा कि नहीं होगा? तय की गई दूरी से कम हो सकती है, लेकिन कब? जब मार्ग क्या हो? वक्र हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। एस्थेटिक घर्षण यानी एस्थेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक सतह पर एक वस्तु रखा हुआ है और वस्तु पर F बल लगाए, लेकिन वस्तु गतिशील नहीं हुआ। इसलिए गतिशील नहीं हुआ कि पीछे घर्षण का मान लगाए गए F से ज्यादा हो। एक वस्तु सतह पर रखा है, इस पर F बल लगाए, लेकिन वस्तु गतिशील नहीं हुआ। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि न्यूटन का नियम गलत है, क्योंकि न्यूटन कह रहा है कि जब भी बल लगाइएगा गति उत्पन्न होगी। लेकिन यह भी बात है कि यहां पर बल लगाने पर गति उत्पन्न नहीं हुआ, तो पीछे की तरफ क्या लगा? और उस घर्षण का मान लगाए गए बल से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जो घर्षण लगा उसे हम क्या कहते हैं? एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। एक वस्तु पर बल लगाए लेकिन वस्तु विराम में ही बना रहा, तो उस विराम की स्थिति पर वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझ गए? एस्थेटिक फ्रिक्शन समझ गए? एक वस्तु पर बल लगा लेकिन वस्तु विराम की स्थिति में ही बना रहा, तो उस स्थिति में जो वस्तु पर घर्षण लगा उस घर्षण को क्या कहते हैं? एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए एक वस्तु, वही वस्तु है और उस पर बल लगाए और वस्तु गति नहीं किया, लेकिन वस्तु गति करने
करने पर आ गया, करने करने पर आ गया, वस्तु गति करने करने पर आ गया। तब इस स्थिति में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कैसा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जब वस्तु पर बल लगे लेकिन वस्तु गति न करे, लेकिन गति करने करने पर आ जाए, तब उस अवस्था में लगने वाले फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते 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 जब मैक्सिमम पर आ जाए, तब उसी स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए कि जब सतह पर रखी वस्तु पर F बल लगा और वस्तु क्या हो गया? गतिशील हो गया। वस्तु क्या हो गया? तो गति अवस्था में जो बल लगा उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग यानी कि लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, और स्लाइडिंग मतलब सर्पी घर्षण। स्लाइडिंग मतलब सर्पी घर्षण। तो आप सभी प्रकार के घर्षणों को समझे तब ये प्रश्न को समझ सकते हैं। सभी प्रकार के घर्षण को समझिए। जब वस्तु पर बल लगे और वस्तु गति ना करे, विराम में बना रहे, तब जो घर्षण लगा है, तब वो घर्षण क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, या हिंदी में बोलेंगे इसको क्या? स्थिर घर्षण या स्थैतिक घर्षण। तो विराम की अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर घर्षण। और जब वस्तु पर बल लगे, वस्तु गति ना करे लेकिन गति करने करने पर आ जाए, तब उस स्थिति में जो घर्षण लगा उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी क्या? सीमांत घर्षण। और जब वस्तु पर बल लगे, वस्तु गतिशील हो जाए, तब गतिशील अवस्था में जो घर्षण लग रहा है वो डायनेमिक फ्रिक्शन। अब वस्तु गति दो तरह से करता है, तो डायनेमिक फ्रिक्शन भी कितने प्रकार के? दो। लुढ़क कर गति करे तो, और सरक कर गति करे तो। स्लाइडिंग मतलब फिसलना। रोलिंग फ्रिक्शन का मान कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान। समझ गए? तीनों प्रकार के घर्षण समझ गए। विराम की अवस्था में स्टैटिक फ्रिक्शन, गति करने करने की अवस्था में लिमिटिंग फ्रिक्शन, और गति की अवस्था में डायनेमिक फ्रिक्शन। इन तीनों प्रकार के घर्षण में, इस तीनों प्रकार के घर्षण में दोस्तों, इस तीनों प्रकार के घर्षण में, इस तीनों प्रकार के घर्षण में, इस तीनों प्रकार के घर्षण क्या हो जाता है? अरे इसका फंक्शन पता है? पता है इसको कैसे ठीक होगा? आए, फॉन्ट चेंज हो गया है। फॉन्ट ये देखो किस तरह हो गया है, इसको पहले वाले किस तरह आएगा। अरे वो सब तो हम भी घस सकते हैं, नहीं आता है तुम। जाओ बेटा। किधर गया दीपेन? है, देखो गड़बड़ी क्या हुआ बोर्ड में, देखा तुम? पहले समझ लो क्या हुआ, देखा? पहले जैसा नहीं है, पहले पर हमको पहुंचना है। एक मिनट हम सीख लेते, बार बार हम नहीं सीख पाते हैं। अरे बुलाइए ना, किधर गए हो जी?
अरे हल्ला हल्ला करिएगा, नहीं ले पाएंगे। अरे इसका फोन कभी कभार हमसे गड़बड़ा जाता है, फिर हम बैक फोन पर पहुंच नहीं पाते। देखिए अचानक क्या हुआ। हाँ, फिर वो फोन नहीं पकड़ रहा। ठीक है, पीछे करिए तो। देखिए इस वाला फोन आगे बढ़िए, देख लीजिए इस पेज को। उस वाला है, तब उस बड़ा कीजिए। फिर फोन गड़बड़ा गया, जबकि ये पूरा बोर्ड पर लिखे हुए हैं। बोर्ड से बाहर हो गया है ना, लिखे हैं बोर्ड पर हम। नहीं आता है। कोई हमारे विद्यार्थी में कोई टेक्निकल है जी? आ गया। खैर छोड़िए छोड़िए, ठीक है जाओ। ठीक है, सीखिएगा इस सब ने। ठीक है, बोर्ड का फंक्शन कहते हैं, पता कर। रोशन को बुलाओ। रोशन आया है? नहीं आया है? ठीक। आइए दोस्तों, अच्छा किन्हीं को पता होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। फिलहाल हमारा टीम तो फॉलो कर गया है। अब ध्यान दीजिए, तीनों प्रकार के घर्षण को समझिए। जब वस्तु विराम में हो, जब वस्तु विराम में हो तब जो घर्षण लगा है, और जब वस्तु गति करने करने पर आ जाए, जब वस्तु गति करने करने पर आ जाए तब जो घर्षण लगा वो है। अब ध्यान रखिए, एस्टेटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग। एस्टेटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग। यानी एस्टेटिक फ्रिक्शन से बड़ा कौन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्थिर घर्षण से बड़ा कौन होता है? सीमांत घर्षण। या सभी प्रकार के घर्षण में सबसे बड़ा घर्षण कौन है? इसका नाम है लिमिटिंग। आप समझ रहे होंगे शब्दों से। तो सबसे बड़ा घर्षण सीमांत घर्षण, उससे छोटा और सबसे छोटा डायनेमिक, सबसे छोटा डायनेमिक, और डायनेमिक में सबसे छोटा स्लाइडिंग। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, घर्षण बल की स्थिति में सबसे बड़ा घर्षण कौन है? सीमांत घर्षण। सबसे बड़ा घर्षण कौन है? सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण से छोटा कौन है दोस्तों? एस्थेटिक घर्षण। एस्थेटिक घर्षण। एस्थेटिक घर्षण से छोटा कौन है? गतिज या डायनेमिक फ्रिक्शन। गतिज घर्षण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो बड़ा है आपको कौन घर्षण? सर्पी घर्षण। और सर्पी घर्षण से छोटा है दोस्तों क्या? लोटनिक घर्षण। छोटा क्या है? लोटनिक घर्षण। समझिए बात को। अब घर्षण बल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। क्लियर? गतिज घर्षण कितने प्रकार के? सर्पी और। अब सवाल बन रहा है, बताइए तो। बन रहा है? नहीं बन रहा है? अब भी सवाल बनेगा अब। एस्थेटिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से अधिक। सर्पी घर्षण एक प्रकार का गतिज घर्षण है, और निश्चित तौर पर गतिज घर्षण से बड़ा होगा कौन? एस्थेटिक घर्षण। क्लियर? नहीं समझे हो? समझ गए होंगे। निम्नलिखित में क्या बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है? शीशा। शीशा यानी कांच नहीं, शीशा लेड। और ये किस रोग के लिए जिम्मेदार है? मानसिक अवनमन यानी मेंटल डिप्रेशन। शीशा किसका कारण है दोस्तों? मेंटल डिप्रेशन। सर का लोग बहुत डिप्रेशन में रहता है।
गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है कि नहीं है। शहर में आदमी बेचैन रहेगा, गुस्सैल रहेगा, किसके कारण? शीशा के कारण। वही में शीशा है जो उसके श्वास के द्वारा जा रहा है डायरेक्ट। अब शीशा आ कौन रहा है? पेट्रोल से। पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ाने के उसमें लेड टेट्रा एथिल मिलाते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या का मान बढ़ाने के लिए उसमें लेड टेट्रा एथिल मिलाया जाता है। वही लेड टेट्रा एथिल में लेड धुआं के द्वारा क्या जाता है? बाहर हवा में फैल जाता है, सांस के द्वारा अंदर, जो कारण बनता है मेंटल डिप्रेशन का। 30 डिग्री सेल्सियस और एक बार दाब पर 500 डेसीमीटर क्यूब वायु को संपीड़ित यानी कि कंप्रेस करके 200 डेसीमीटर करने तो आवश्यक न्यूनतम दाब कितना होगा? अब यहां पर दाब है और दूसरी तरफ आयतन है। एक तरफ दाब है और दूसरी तरफ आयतन है। इसके बीच के संबंध को बताना है क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखे हुआ है। और इसके लिए हमें किसको याद करना पड़ेगा? बॉयल को याद करना पड़ेगा। किसको? बॉयल का नियम है गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं जब टी क्या हो? कांस्टेंट। ये बॉयल का नियम है। गैस के आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। अब इसी को तोड़िएगा तो फॉर्मूला निकलेगा P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर P2 किसके नियम से आता है? हाँ, इसी नियम को आगे बढ़ाते हैं तो ये प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है उतना में नहीं जाएंगे, लेकिन इसी नियम से ये नियम निकलता। अब इसी पर बनेगा P1। अब मान लेते हैं दोस्तों P1 कितना है? एक बार है। और इस पर V1 कितना है? 500 डेसीमीटर क्यूब। अब P2 कितना है ये हमें निकालना है और V2 कितना हो जाना चाहिए? 200 डेसीमीटर क्यूब। बस समझ गए? तो ये बॉयल के नियम पर बनेगा। पहली स्थिति में दाब एक बार है, आयतन 500 डेसीमीटर क्यूब है। दूसरी स्थिति के लिए हमें दाब निकालने के लिए बोल रहा है और दूसरी स्थिति में आयतन कितना हो जानी चाहिए? 200 डेसीमीटर क्यूब। अब P1 V1 बराबर P2 V2 कर दीजिए, निकल जाएगा आंसर। कितना रहा है? 2 पॉइंट। P1 V1 बराबर P2 V2 किया P1 है दोस्तों एक बार दाब और V1 है P2 हमें निकालना है। V2 हमें कितना करना है? 0000 खल्लास और P2 बराबर 2.5 बार दाब। तो इस तरह ये सवाल बॉयल के नियम पर है। बॉयल के नियम पर कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड से कीजिए। बिल्कुल स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड हो जाएंगे फिर एसपीडी बन जाएंगे क्या? किलोवाट घंटा किसका है? विद्युत ऊर्जा का। 2 पतले लेंस जिसकी क्षमता 3.5 डायोप्टर और 2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में है, तो संयोजन लेंस की फोकस दूरी निकाले। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को सटाकर रखते हैं तो वो सारे लेंस एक लेंस के भांति कार्य करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को आपस में सटाकर रखते हैं तो वो सारे लेंस एक लेंस के भांति व्यवहार करते हैं और उसे कहते हैं दोस्तों संयोजक लेंस। उसे क्या कहते हैं? और संयोजक लेंस की क्षमता, संयोजक लेंस की क्षमता, संयोजक लेंस की क्षमता भिन्न भिन्न
लेंस की क्षमता के योग के बराबर होता है। जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में सटा कर रखते हैं तो वो सभी लेंस एक लेंस के भांति व्यवहार करते हैं और उन्हें कहते हैं संयोजक लेंस। और उस संयोजक लेंस की संयोजन क्षमता भिन्न भिन्न लेंस के क्षमताओं के योग के बराबर है। यहाँ भी दो लेंस है, इसकी एक की क्षमता 3.5 डायोप्टर और दूसरे की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। तो संयोजन क्षमता के लिए दोनों लेंस के क्षमता को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों लेंस के क्षमता को क्या करेंगे, तो 3.5 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा। तो संयोजन क्षमता निकल गया ना, लेकिन हमें क्षमता नहीं, सवाल में क्या निकालने के लिए कर रहा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर होता है 1/, क्षमता तो 1/1 यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर ऑप्शन में है तो 1 मीटर होगा, कभी कभी सेंटीमीटर देता है। तो ऐसे लेंस में फोकस दूरी मांगे तो पहले क्या निकालना है, क्योंकि नियम यह है कि संयोजक लेंस की संयोजन क्षमता भिन्न भिन्न लेंस के क्षमताओं के योग के बराबर होगा। तो फोकस दूरी को ने जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है और प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का और प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉर्क एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ है। एकॉस्टिक मतलब ध्वनि अवशोषक पदार्थ है, ध्वनि का अवशोषण करता है। कॉर्क पेड़ों का छाल को ही क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, और वो ध्वनि को क्या करता है, अवशोषक कहता है। श्वसन की प्रक्रिया कौन संपन्न होती है, बहुत हल्का क्वेश्चन सेट हो गया। ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम किसके अंग की पहचान है, पोरीफेरा। पोरीफेरा के जितने भी जीव होते हैं ना, उसके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, और शरीर पर एक बड़ा छिद्र होते हैं जिसे छोटे छोटे ढेर सारे छिद्र को और एक बड़े छिद्र को पोरीफेरा सबसे कम विकसित जंतु का समूह है। 60 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो C-0 अब बटे बराबर F-32/100। यही है ना फॉर्मूला। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का यही फॉर्मूला है। 2 पंच 10, 2 9 80 यानी सेल्सियस वाला कितना है। अब -0 का कोई मतलब होता है, अब बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर F का मान निकालना है -32/9, 12 पंच 60, 12 9 108 बराबर F-32, F बराबर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, MnO4- में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो MnO4 क्या है दोस्तों, माइनस। तो ऑक्सीजन की समान ऑक्सीकरण अवस्था कितना, -2 होता है, ये याद रखना है आपको। मैग्नीज का निकालना है। और अणु पर देखिए आवेश की उपस्थिति है,
किसी अणु का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 अथवा अणु पर उपस्थित आवेश के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का कुल ऑक्सीकरण संख्या या तो 0 होता है या अणु पर उपस्थित आवेश के, तो यहां पर आवेश उपस्थित है तो इस अणु के सारे परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग -1 होगा। -1 होगा तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इस पर एक माइनस आवेश है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? +7। तरल अवस्था में एकमात्र जो अधातु पाई जाती है ब्रोमीन। किसी मकान के छत से गेंद गिराई जाती है और उसी समय दूसरी गेंद क्षैतिजता फेंकी जाती है। एक गेंद सीधे गिराई जाती है और एक गेंद क्षैतिजता फेंकी जाती है। क्षैतिजता सीधे। कौन गेंद जमीन पर पहले गिरेगा? दोनों गेंद जमीन पर एक साथ गिरेगा, क्योंकि दोनों पर जी का मान एक रूप से लगेगा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के दर से। और क्षैतिज फेंकिए या सीधे नीचे फेंकिए, दोनों गेंद एक समान समय में नीचे गिरेगा। क्या? अरे दोनों, अरे देखिए इस घटक में जी का मान कितना होता है? 0। ये है जी का क्षैतिज घटक। इधर लग ही नहीं रहा, दूरी तय हो रहा है तो तय हो रहा है। दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कौन सी गेंद जमीन पर पहले गिरेगी। तो दोनों जी के अधीन गिर रहा है, गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, तो दोनों क्या गिरेगा? एक साथ। अब कहिएगा ये तो इधर भी जा रहा है, तो इधर जा रहा है, लेकिन इधर जी प्रभावी है ही नहीं। जी का क्षैतिज घटक का मान क्या होता है? 0 होता है। केवल उसका ऊपर नीचे जाएगा तभी जी प्रभावी होगा। तो इसलिए दोनों गेंद जमीन पर एक साथ गिरेगा। नर गुणसूत्र और मादा निर्जीव और सजीव के बीच का योजक कड़ी विषाणु है। पेरिपेटस, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का योजक कड़ी इकिडना, सरीसृप यानी रेप्टेलिया और स्तनधारी के बीच का योजक कड़ी युगलिना, पौधा और जंतु के बीच का योजक कड़ी। ऐसे सजीव जिसमें दो अलग अलग सजीवों के गुण मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक। जब एक ही जाति के सजीवों में दो अलग अलग जाति के सजीवों के गुण समाहित होते हैं तो ऐसे सजीव को योजक कड़ी कहते हैं। योजक कड़ी से ये समझने में मदद मिलती है कि कौन पृथ्वी पर पहले आए और कौन विकास की प्रक्रिया में पीछे है। तो निर्जीव और सजीव के बीच का योजक कड़ी कौन है? एनिलिडा ऑर्थोपोडा के बीच का योजक कड़ी पेरिपेटस, सरीसृप स्तनधारी के बीच का योजक कड़ी एकिडना, पौधा और जंतु के बीच का योजक कड़ी। यदि हवा के अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक 2/, ऐसे सवाल में डायरेक्ट पलटी मारा गया है। आप भी पलटी मार दीजिए। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे प्रश्नों को बनाने का, और ये जो अभी बताया ये ट्रिकी अप्रोच है इसको सॉल्व करने का।
दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा, रडार। कार्बोनिक अम्ल फिनॉल को कहते हैं। कार्बोनिक अम्ल किसको कहते हैं? फिनॉल को, जिसका सूत्र होता है C6H5OH। ए बीज वर्ग के जीवों में कौन सी विशेषता? ए बीज मतलब पक्षी, ये नियत तापी होते हैं। बिल्कुल, नियत तापी मतलब वार में पक्षी नियत तापी होते हैं, बिल्कुल सही है। इन जीवों का अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाता है, सही है, जिसके कारण ये उड़ पाते हैं। इसलिए इसमें 2 ही जोड़े पैर होते हैं, क्योंकि अगला एक जोड़ी पैर क्या बन जाता है? पंख। इन जीवों में हल्की तथा स्पंजी हड्डियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इनके जबड़े में दांत, पक्षी को दांत होता है जी? नहीं। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। पक्षी के जबड़े दंतहीन होते हैं। मानव के हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष। पक्षी के हृदय में भी 4 कक्ष है। घर्षण बढ़ाना है तो क्या करिए? रुखरा करिए, क्योंकि पॉलिश करने से, शरीर को धारा रेखीय बनाने से, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करने से घर्षण घटेगा। कोई वस्तु अपने भार से अधिक भार जल को विस्थापित कर रहा है तो वस्तु भार से कम विस्थापित करेगा तो डूब जाएगा। भार के बराबर विस्थापित करेगा तो डूब कर, पूर्णतः डूब कर तैरेगा। पूर्णतः डूब कर तैरेगा अगर भार के बराबर विस्थापित करेगा। भोजन का पचना क्या है? कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयोग होता है? एसिटिलीन। एड्स का कारक क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्लियर दोस्तों? अगला टेस्ट दिनांक 14 तारीख से होगा। 14/10/2024 से आपका टेस्ट चलेगा। बीच में टेस्ट क्यों बंद रहेगा ये बताने का कोई अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं 14 तारीख को। 14 तारीख को एकदम सब बने रहिए दोस्तों। आगे बहुत सारे परीक्षा है और हर परीक्षा के लिए ये सलाइरिंच टेस्ट है, ठीक है? अरे रेलवे का तो क्वेश्चन फूक दीजिएगा, उड़ जाएगा जी, ठीक है? रेलवे कर रहे। आपको क्या लगता है रेलवे में इससे हायर कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा? नहीं। तो रेलवे के जो भी विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से टेस्ट में भाग लीजिए, ऑनलाइन भाग लीजिए, ऑफलाइन। जब तक रेलवे का एग्जाम होगा आप साइंस के इतने टेस्ट में भाग ले लिए होंगे कि साइंस के क्वेश्चन बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों 14/10/2014 के टेस्ट में। रुखरा करेंगे तो बढ़ेगा ना जी। रफ स्नेहक मतलब ग्रीस का घटेगा। नहीं, वो नहीं होगा, OH होता है। नहीं, वो नहीं है, XY होता है जी, मेल का XY सम्मिश्रण है। तो सीधा पूछ रहा मेल का क्या होता है, छोड़िए ना दूसरा क्या लिखा हो।